इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही जरूरी अहम विषय पर बात करने वाले हैं, विकलांगता का परिचय। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो दरअसल एसटीटी और स्पेशल एजुकेटर एग्जाम के लिहाज से तैयार किए गए एक लेक्चर पर आधारित है। तो मकसद ये है कि इसके जो बिल्कुल बुनियादी पहलू हैं, परिभाषाएं हैं हम्म। और इसे देखने के अलग अलग नजरिए, मतलब जो मॉडल हैं, और खासकर शिक्षा में इसका क्या मतलब है, उसे समझें। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम बात करेंगे कि भाई विकलांगता आखिर है क्या। इससे जुड़े कुछ जरूरी शब्द हैं, जैसे इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार। बिल्कुल। और इसे समझने के मुख्य मॉडल कौन-कौन से हैं? भारत का आरपीडब्ल्यूडी कानून 2016 क्या कहता है? और ये सब बातें समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन से कैसे जुड़ती हैं? जी, ये पूरा दायरा कवर करना जरूरी है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि विकलांगता को हम समझें कैसे। आम तौर पर तो यही कहा जाता है कि ये किसी व्यक्ति में लंबे समय तक रहने वाली कोई शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी, मतलब सेंसरी कोई कमी है। हाँ, एक तरह की कठिनाई। हाँ, कठिनाई जो उसे रोजमर्रा के कामों में या समाज में पूरी तरह से हिस्सा लेने में मतलब रुकावट पैदा कर सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसे सिर्फ एक कमी की तरह देखना काफी है? आजकल इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि इसे शायद अलग तरह की क्षमता या मानव विविधता का एक हिस्सा माना जाए। ये नजरिया बहुत अहम है। और जब परिभाषाओं की बात आती है ना, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि टाइम के साथ ये कैसे बदली हैं। जैसे WHO, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, जी। उसने डिसेबिलिटी को एक अम्ब्रेला टर्म कहा है, एक छत्र शब्द। अच्छा, अम्ब्रेला टर्म। हाँ, मतलब इसके नीचे कई चीजें आती हैं, ये कोई एक चीज नहीं है। इसमें पहला है इम्पेयरमेंट, हम्म। मतलब शरीर की बनावट या उसके किसी फंक्शन में कोई गड़बड़ी या कमी, जैसे मान लीजिए हड्डी टूट गई या आंख की रोशनी कम है। ठीक है। दूसरा है एक्टिविटी लिमिटेशन, यानी उस इम्पेयरमेंट की वजह से कोई काम करने में दिक्कत आना, जैसे टूटी हड्डी है तो चल नहीं पा रहे हैं। हम्म। और तीसरा है पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, यानी जिंदगी के अलग अलग एरिया में, जैसे पढ़ाई, नौकरी या सामाजिक मेल जोल में पूरी तरह शामिल होने में बाधा महसूस करना। अच्छा, तो डब्ल्यूएचओ इसे सिर्फ शारीरिक कमी तक नहीं रख रहा, वो उसके सामाजिक असर को भी देख रहा है। बिल्कुल, पूरी तस्वीर देख रहा है। और क्या परिभाषाएं हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, जरूर। एक तो है संयुक्त राष्ट्र का विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन, मतलब UNCRPD। ये 2006 में आया था, बहुत जरूरी दस्तावेज है। ये कहता है कि विकलांगता सिर्फ व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक हालत का मामला नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति की जो लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट्स हैं और समाज में जो बाधाएं हैं, लोगों का रवैया, माहौल की बाधाएं, अच्छा। उनके बीच टकराव का नतीजा है। मतलब ये बाधाएं ही हैं जो उन्हें दूसरों की तरह बराबरी से समाज में हिस्सा लेने से रोकती हैं। हाँ, और भारत में हमारा जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, वो तो साफ कहता है कि विकलांगता एक विकसित और गतिशील अवधारणा है, मतलब इवॉल्विंग एंड डायनामिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, मतलब बदलती रहेगी हमारी समझ। बिल्कुल, जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, परिभाषा और उसका दायरा भी बदल सकता है। ये वाकई सोच बदलने वाली बात है कि विकलांगता सिर्फ व्यक्ति के अंदर नहीं, बल्कि उसके और समाज के रिश्ते में है। और इसी से जुड़े वो तीन शब्द हैं, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, यस। जिनका जिक्र अक्सर होता है। हम्म। इनमें जो बारीक सा फर्क है उसे समझना जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इम्पेयरमेंट, जैसा हमने कहा, शरीर या मन के लेवल पे कोई नुक्स या क्षति है। हाँ। मान लीजिए किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। ठीक। डिसेबिलिटी उस इम्पेयरमेंट की वजह से होने वाली फंक्शनल लिमिटेशन है, जैसे उस चोट के कारण चलने फिरने में दिक्कत आना। अब आता है हैंडीकैप, और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हैंडीकैप वो सिचुएशन है जब व्यक्ति अपनी डिसेबिलिटी की वजह से समाज में कोई रोल निभाने से रोक दिया जाता है। रोका जाता है। कैसे? और ये रोक अक्सर सामाजिक या भौतिक बाधाओं की वजह से होती है। जैसे सोचिए, किसी बिल्डिंग में व्हीलचेयर वाले के लिए रैंप ही नहीं है, हाँ, सिर्फ सीढ़ियां हैं। या किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए ब्रेल या ऑडियो में जानकारी नहीं है। हाँ। तो ये माहौल उसे हैंडीकैप्ड बना रहा है। हाँ। उसकी डिसेबिलिटी नहीं, बल्कि समाज की बनावट उसे पीछे रख रही है। अरे वाह, ये फर्क समझना तो मतलब क्रांति जैसा है। हाँ। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सिर्फ व्यक्ति में नहीं,
समाज में भी है, और शायद यहीं से वो अलग-अलग मॉडल वाली बात आती है ना विकलांगता को समझने के। सही पकड़ा आपने। ये मॉडल दरअसल अलग-अलग चश्मे हैं जिनसे हम विकलांगता को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पुराना और शायद सबसे ज्यादा जो चलता रहा है वो है मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल। हाँ, ये मॉडल कहता है कि विकलांगता व्यक्ति के शरीर या मन की एक बीमारी है, एक कमी है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है। अच्छा। तो इसका हल भी मेडिकल ही होगा। इलाज, थेरेपी, सर्जरी, रिहैबिलिटेशन, पूरा फोकस व्यक्ति को ठीक करने या नॉर्मल के करीब लाने पर होता है। प्रॉब्लम का सोर्स व्यक्ति के अंदर माना जाता है। लेकिन इसमें वो हैंडीकैप वाली बात तो नहीं आ रही फिर, जो समाज की बाधाओं से पैदा हो रही थी? बिल्कुल सही सवाल। और मेडिकल मॉडल की इसी कमी को पहचानते हुए एक दूसरा और बहुत प्रभावशाली नजरिया सामने आया, सोशल मॉडल। सोशल मॉडल। जी, ये मॉडल कहता है कि विकलांगता का कारण व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक स्थिति है ही नहीं, कारण है समाज का ढांचा और लोगों का रवैया। समाज का ढांचा कैसे? मतलब समाज ने अपनी बनावट, अपनी उम्मीदें, अपनी सेवाएं सब कुछ सिर्फ नॉर्मल माने जाने वाले लोगों के हिसाब से तय कर दी हैं, और जो इस दायरे में फिट नहीं होते उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर? जैसे मैंने कहा, अगर हर जगह सिर्फ सीढ़ियां हैं, रैंप नहीं, तो चलने में दिक्कत वाला व्यक्ति विकलांग हो गया। अगर साइन लैंग्वेज आम नहीं है तो बधिर व्यक्ति बातचीत से कट गया। तो सोशल मॉडल का जोर व्यक्ति को बदलने पर नहीं बल्कि समाज को बदलने पर है। बाधाओं को हटाओ, रवैये बदलो, एक समावेशी मतलब इंक्लूसिव माहौल बनाओ। ये तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। हाँ। मतलब एक नजरिए में व्यक्ति प्रॉब्लम है, दूसरे में समाज। क्या कोई ऐसा मॉडल भी है जो इन दोनों के बीच का रास्ता निकालता हो, कोई बैलेंस? हाँ है, और यही दिलचस्प बात यह है कि WHO ने 2001 में ICF फ्रेमवर्क पेश किया था, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ये बायोसाइको सोशल मॉडल पर आधारित है। बायोसाइकोसोशल मतलब तीनों चीजें। हाँ। ये मॉडल मानता है कि विकलांगता ना तो सिर्फ मेडिकल है, ना सिर्फ सोशल। ये असल में व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन, जैसे कोई बीमारी या चोट, उसके शरीर के फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, वो क्या क्या कर सकता है, एक्टिविटीज, और समाज में उसकी भागीदारी, पार्टिसिपेशन। इन सब के बीच एक बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन का नतीजा है। अच्छा, काफी सारे फैक्टर्स हो गए। हाँ, और इस पूरे इंटरैक्शन पर दो तरह के कारक असर डालते हैं। एक तो व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर्स, जैसे उम्र, लिंग, आदतें, सोच वगैरह, और दूसरे वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे समाज का रवैया, सरकार की नीतियां, फिजिकल माहौल, सपोर्ट सिस्टम कितना है। ओह, तो ये काफी काफी व्यापक है। ये किसी एक चीज पर दोष डालने के बजाय पूरी तस्वीर को देखता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ICF मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि विकलांगता का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग क्यों होता है, भले ही उनकी हेल्थ कंडीशन एक जैसी हो। वो कैसे? सोचिए, एक व्यक्ति है जिसके पास अच्छा सोशल सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी है मदद के लिए, और माहौल भी आने जाने लायक है। वो अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद समाज में ज्यादा अच्छे से हिस्सा ले पाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। बनिस्बत उसके जिसके पास ये सब नहीं है। तो ये मॉडल व्यक्ति और उसके पर्यावरण दोनों के रोल को मानता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करता, बल्कि फंक्शनिंग यानी व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, इस पर भी ध्यान देता है। ये समझ वाकई बहुत गहरी है। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट यानी RPWD एक्ट 2016, Yes. इसका जिक्र तो जरूर आता है। इसकी क्या खास बातें हैं? RPWD एक्ट 2016 भारत में विकलांगता अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर है, समझिए। Why? इसने 1995 का जो पुराना कानून था उसकी जगह ली और विकलांगता का जो दायरा था उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? जहां पुराने कानून में सिर्फ 7 तरह के विकलांगताओं को मान्यता थी, वहीं इस नए कानून में 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है। 7 से सीधे 21? ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, बहुत बड़ा। और ये UN CRPD के सिद्धांतों के भी मुताबिक है, जिस पर भारत ने साइन किया हुआ है। तो ये 21 कौन-कौन सी हैं? सारी गिनाना तो शायद मुश्किल होगा, पर कुछ मुख्य श्रेणियों के बारे में बता सकते हैं ताकि एक अंदाजा लगे। हाँ, जरूर। इन 21 में कई तरह की कंडीशंस आती हैं।
मोटी मोटी कैटेगरीज देखें तो एक तो है शारीरिक विकलांगता। इसमें चलने फिरने से जुड़ी दिक्कतें हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम्स, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग। हम्म। फिर संवेदी विकलांगता यानी सेंसरी। इसमें अंधापन, कम दिखना, बहरापन, ऊंचा सुनना और बोलने और भाषा की विकलांगता आती है। ठीक है। तीसरी कैटेगरी है बौद्धिक विकलांगता। इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया आती हैं और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इसी में है। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटीज भी शामिल हैं अब। इनको भी विकलांगता माना गया है। ब्लड डिसऑर्डर्स भी, ये तो नई जानकारी है। जी, और आखिर में मल्टीपल डिसेबिलिटीज मतलब किसी व्यक्ति में इनमें से एक से ज्यादा विकलांगताओं का होना। और हाँ, ये संख्या 21 याद रखना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। 21 प्रकार, ये वाकई दिखाता है कि विकलांगता कितनी विविध हो सकती है, कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। इसी संदर्भ में एक शब्द पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा में रहा है, दिव्यांग। इसके बारे में क्या जानकारी है? ये कब आया, क्यों आया? हाँ, दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल भारत सरकार ने करीब 2015 के आसपास सुझाया था, विकलांग शब्द की जगह पर। हम्म। इसके पीछे सोच ये थी कि विकलांग शब्द में एक नेगेटिव टोन है, कमी का भाव है, जबकि दिव्यांग यानी दिव्य अंग वाला शायद ज्यादा सम्मानजनक लगे और एक पॉजिटिविटी को बढ़ावा दे। हम्म। सोच तो अच्छी लगती है। हाँ, सोच तो अच्छी थी, हम्म। लेकिन इस शब्द को लेकर डिसेबिलिटी राइट्स कम्युनिटी में मिली-जुली प्रतिक्रिया रही है। हम्म। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक सकारात्मक बदलाव है, भाषा के जरिए सोच बदलने की कोशिश है। वहीं बहुत से एक्टिविस्ट और खुद विकलांग व्यक्तियों का मानना है कि ये शब्द विकलांगता की जो असलियत है, जो चुनौतियां हैं, उन पर पर्दा डालता है। अच्छा, कैसे? उनका तर्क है कि असल मुद्दे तो भेदभाव, पहुंच की कमी, अधिकारों का न मिलना है। सिर्फ शब्द बदल देने से क्या वो मुद्दे हल हो जाते? कहीं ये ध्यान भटकाने जैसा तो नहीं? ये तो बड़ा पेचीदा सवाल है। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि क्या सिर्फ शब्दावली बदलने से जमीनी हकीकत बदलती है, या फिर ये सामाजिक बाधाओं को एड्रेस करने की जरूरत से ध्यान हटा देता है। भाषा का चुनाव निश्चित रूप से हमारे नजरिए पर असर तो डालता ही है। ये बहस वाकई सोचने लायक है कि भाषा और असलियत का रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब आते हैं शिक्षा के क्षेत्र पर। शिक्षकों के लिए या जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विकलांगता की ये सारी समझ क्यों इतनी जरूरी है? शिक्षा के क्षेत्र में तो ये समझ बिल्कुल बुनियादी है, फंडामेंटल है। आजकल हमारी कक्षाएं पहले से कहीं ज्यादा विविध हैं, डाइवर्स हैं। हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग है, रफ्तार अलग है, ज़रूरतें अलग हैं। कुछ बच्चों को ऐसी चुनौतियां हो सकती हैं जो उनके सीखने की प्रक्रिया पर असर डालती हैं, चाहे वो पढ़ने लिखने में हो, समझने में, ध्यान देने में या क्लास में घुलने मिलने में हो। हम्म। विकलांगता की समझ शिक्षकों को ये जानने में मदद करती है कि इन चुनौतियों का सामना कैसे करें, और सबसे जरूरी बात ये समझने में कि अगर किसी बच्चे को मदद की जरूरत है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सीखने की क्षमता नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हर बच्चे में क्षमता होती है, बस हमें सही रास्ता और सही सपोर्ट खोजने की जरूरत पड़ती है। और यहीं शायद समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का विचार आता है। इसका क्या मतलब है और ये विकलांगता की समझ से कैसे जुड़ता है? बिल्कुल। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत यही कहता है कि सभी बच्चों को, चाहे उनकी क्षमताएं या चुनौतियां कुछ भी हों, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, अपनी उम्र के बाकी बच्चों के साथ क्वालिटी एजुकेशन पाने का हक है। मतलब सबको एक साथ पढ़ाना। हाँ, लेकिन ये सिर्फ विकलांग बच्चों को जैसे तैसे एडजस्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को ऐसा बनाने के बारे में है जो सबकी जरूरतों को पूरा कर सके। इसका मूल मंत्र है, बाधा नहीं, अवसर बनाइए। बाधा नहीं, अवसर बनाइए। हाँ, यानी हमें बच्चे की विकलांगता को एक प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय उसे सीखने और सिखाने के तरीकों में विविधता लाने के मौके की तरह देखना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बाधा नहीं, अवसर बनाइए। पर इसे अमल में लाना कितना मुश्किल या प्रैक्टिकल है? शिक्षक इसे क्लासरूम में कैसे उतार सकते हैं? देखिए,
चुनौतीपूर्ण तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर विकलांगता के जो हमने मॉडल डिस्कस किए थे, सोशल और बायोसाइको सोशल, वो हमारी मदद करते हैं। वो कैसे? वो हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ बच्चे में बदलाव लाने की कोशिश करने के बजाय हमें क्लास के माहौल में, अपने पढ़ाने के तरीकों में, सिलेबस में और बच्चों को आंकने के तरीकों में लचीलापन लाने की जरूरत है। अच्छा, मतलब सिस्टम को बदलना है। हाँ, सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाना है। इसे कहते हैं अनुकूलन, अडेप्टेशन या विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? क्लासरूम में ये कैसे दिखेगा? जरूर। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कम दिखता है, तो उसके लिए बड़े प्रिंट की किताबें या ऑडियो मटेरियल का इस्तेमाल करना। ठीक है। या कोई बच्चा है जिसे लिखने में दिक्कत है, तो उसे जवाब देने के लिए थोड़ा ज्यादा समय देना, या कंप्यूटर इस्तेमाल करने देना, या किसी हेल्पर, स्क्राइब की मदद लेने देना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे के लिए क्लास में एक शांत कोना, काम कॉर्नर बना देना, या विजुअल टाइम टेबल का इस्तेमाल करना ताकि उसे पता रहे कि अब क्या होने वाला है। सुनने में कठिनाई वाले बच्चे के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अगर मुमकिन हो, या ज्यादा विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना। और सिलेबस के लेवल पे? सिलेबस को इस तरह से डिजाइन करना कि सभी बच्चे उसमें भाग ले सकें। इसे यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग (UDL) कहते हैं। मतलब ये सिर्फ रिसोर्सेज की बात नहीं है, बल्कि टीचर के रवैये, उसकी क्रिएटिविटी की भी बात है। लक्ष्य ये है कि हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। ये उदाहरण दिखाते हैं कि समावेशी शिक्षा सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि इसमें ठोस रणनीतियां शामिल हैं। चलिए अब तक की इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य तथ्यों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जो खासकर परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पहला, WHO ने ICF फ्रेमवर्क, जो बायोसाइको सोशल मॉडल पर आधारित है, कब पेश किया? सन 2001 में। ठीक है। UNCRPD विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कब अपनाया गया? 2006 में। भारत में RPWD एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट कब लागू हुआ? ये दिसंबर 2016 में पास हुआ था और अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ। ओके। और इस RPWD एक्ट 2016 के तहत कुल कितनी विकलांगताओं को मान्यता दी गई है? 21। और दिव्यांग शब्द का प्रयोग कब से चर्चा में आया? लगभग 2015 से। ठीक है। ये फैक्ट जरूरी हैं, क्योंकि इन पर आधारित सवाल अक्सर STET या स्पेशल एजुकेटर जैसी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि विकलांगता सिर्फ एक मेडिकल या व्यक्तिगत मामला नहीं है। ये बहुत हद तक हमारे समाज के नजरिए से, हमारी बनाई हुई संरचनाओं से और हमारे आपसी व्यवहार से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा। जब हम हर व्यक्ति को उसकी किसी भी शारीरिक या मानसिक स्थिति के बावजूद सम्मान देते हैं, उसे बराबर के मौके देते हैं और उसके रास्ते की बाधाओं को हटाने की कोशिश करते हैं, तो हम सिर्फ एक कानून का पालन नहीं कर रहे होते, नहीं, बल्कि हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा संवेदनशील और एक बेहतर समाज बना रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और ये चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है, मुझे लगता है। हमने देखा कि विकलांगता को समझने का नजरिया कैसे मेडिकल मॉडल से हटकर सोशल और बायोसाइको सोशल मॉडल की तरफ गया है। ये मॉडल माहौल और समाज की भूमिका पर जोर देते हैं। हाँ। शिक्षा में समावेश की बात हो रही है, अनुकूलन की बात हो रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शिक्षा से आगे बढ़कर एक समाज के तौर पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने शहरों की बनावट में, हमारे दफ्तरों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, यहाँ तक कि अपनी सोच और अपनी भाषा में, ये जो सिद्धांत है बाधा नहीं अवसर, इसे सच में कैसे उतार सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो कौन से ठोस कदम हो सकते हैं जिनसे ये सिद्धांत सिर्फ कागजों या बहसों तक सीमित ना रह जाए, बल्कि हर विकलांग व्यक्ति के जीवन का, उसके अनुभव का हिस्सा बन सके? ये वाकई एक अहम सवाल है, जिस पर हम सबको, समाज के हर सदस्य को सोचने की जरूरत है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी।